उस योजना में ये बात सही है कि वो केवल मुसलमानों के लिए कोई योजना नहीं थी, लेकिन कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उदय हो, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब काम शुरू करा तो उसमें ज्यादा संख्या मुसलमानों की ऑटोमेटिक मुस्लिम गांवों में क्यों इतनी बिजली पहुंचा रहे। उन्होंने कहा भाई पिछले 70 साल से मुलायम सिंह, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता यहां पर शासन में रहे हैं, उन्होंने बिजली पहुंचाने के लिए गांव ही मुसलमानों के छोड़ रखे। बारिश शीला दीक्षित की सरकार में नहीं होती थी, बारिश तो सदियों से होती आ रही है। कभी आपने पानी भरते हुए देखा? नहीं देखा। मैं यहां पर खड़ा होकर अप्रिशिएट कर रहा हूं शीला दीक्षित की सरकार। आप मुझे बताइए, ओखला में एक दिन आंधी आई थी आज से 2 महीने पहले, मेरे घर के बाहर निकल के जाकर देखिएगा, पेड़ अलग से एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, उनके विधायक एक्सीडेंटल एमएलए। आज हम यहाँ मौजूद हैं आतिफ रशीद साहब के पास, उनके ऑफिस में, और यहाँ जो है ईद का मौका भी है और उनसे मुलाकात भी यहाँ पर आज हमारी हो गई है ईद के मौके पे। और आतिफ रशीद साहब जो हैं अल्पसंख्यक के भारत सरकार से चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन रहे हैं, और अभी क्या है सर? मैं अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी का प्रभारी भी हैं। तो अभी हम इनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं कि आतिफ रशीद साहब से ईद के बारे में पहले पूछते हैं। और सर, ईद कैसे रही आपकी? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के जरिए तमाम मुल्क के आवाम को, हिंदू मुसलमान को, सबको ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये त्यौहार आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ निपटा होगा। पूरे मुल्क में अमन के साथ, शांति के साथ ईद की नमाज के बाद सब लोगों ने अमन, शांति और भाईचारे की दुआएं करी हैं और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी इस दुआओं को कबूल करेगा और हमारी कुर्बानी को भी कबूल करेगा। आतिफ साहब, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी जो ये पसमानदा क्या है, ये पसमानदा जो वो अभी आपने चलाया है और एक उसका पुरजोर एकदम जोर उठा है, वो क्या है और किस लिए उठाया है? देखिए, ऐसा है कि मैं 2013 में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हुआ करता था। उस समय मैंने एक बड़ा प्रोग्राम करा था और उस वक्त तक दिल्ली में 2013 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली। तो 2013 में भी मेरा मानना ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है कि एक ओबीसी चेहरे को एक प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बनाया नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मुझे इस बात का विश्वास था, इस बात का यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस ओबीसी मुद्दे के साथ मुसलमानों के बीच में जाकर काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को जो अभी तक जिस प्रकार की मुस्लिम्स के बीच में कामयाबी नहीं मिली, शायद उम्मीद है कि उसकी कामयाबी मिल जाए। और धीरे धीरे इसके और काम होना शुरू हुआ और हमारे 2014 में सरकार बनी और 2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया और फिर 2019 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के बाद सबका प्रयास का नारा दिया। इस नारे को देने के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं थी, वो योजनाएं समाज के शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित और पसमानदा तबके को लाभ देने का काम कर रही थी। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश ले लीजिए आप, बिहार ले लीजिए, जिनको बीमारू राज्य कहा जाता था, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक निकली, इस आवास योजना का जो लाभ उठा है वो शोषित, पीड़ित और दलित और पसमानदा तबके को सबसे ज्यादा मिला है। क्योंकि हमारी कोई भी योजना जो थी, उस योजना में ये बात सही है कि वो केवल मुसलमानों के लिए कोई योजना नहीं थी, लेकिन कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उदय हो, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब काम शुरू करा तो उसमें ज्यादा संख्या मुसलमानों की ऑटोमेटिक आ गई। जैसे प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 2017 में, तो योगी जी ने संकल्प लिया कि हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे।
अब मैंने वहां के जो तत्कालीन उस वक्त ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा जी, मैंने उनसे बात करी। मैंने श्रीकांत शर्मा जी से कहा कि श्रीकांत जी आप ये मुस्लिम गांवों में क्यों इतनी बिजली पहुंचा रहे हैं? उन्होंने कहा भाई पिछले 70 साल से मुलायम सिंह, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता यहां पर शासन में रहे हैं, उन्होंने बिजली पहुंचाने के लिए गांव ही मुसलमानों के छोड़ रखे थे। हमारा तो संकल्प है हर गांव में बिजली पहुंचानी है, तो चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, वहां पहुंचाएंगे। ऐसे ही शौचालय योजना, ऐसे ही किसान सम्मान निधि। तो इन हर योजनाओं में समाज का वह तबका लाभान्वित हुआ जो बिल्कुल कतार में अंतिम व्यक्ति बनकर खड़ा हुआ। अभी इस पसमानदा मूवमेंट को थोड़ा सा जोर ऐसे मिला कि हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जो ज्यादा लाभ है वह समाज के हर वर्ग को पहुंच रहा है। ऐसा मत सोचिए कि मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा है। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो फ्री राशन योजना है, 5 करोड़ मुसलमानों को फ्री राशन मिल रहा है। तो हम मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं खाली, हमने ये क्राइटेरिया तय कर दिया कि जो बीपीएल परिवार होगा उसको देंगे। अब बीपीएल परिवार में मुसलमान आ रहा है तो मुसलमान को देंगे। मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सभी मुसलमान भी है, हिंदू भी है, तो हम सबको देंगे। लेकिन समाज का वो तबका ज्यादातर पसमानदा समाज से है। पसमानदा समाज कौन? जो पीछे छूट गए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से जिनका शोषण हुआ है, ऐसे मुसलमान जो पीछे रह गए हैं। अब आपको मैं मिसाल देता हूं, कुंजड़े, बंजारे, राइन, गद्दी, नट, ये बहुत सारी बिरादरियां हैं, गाड़ा बिरादरी, ऐसी बहुत सारी बिरादरियां हैं, सलमानी बिरादरी, जो समाज में हर राज्य में मिलते हैं। अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, लेकिन इन सब पेशा इनका सबका एक होता है। लेकिन ये समाज में कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से पिछड़ गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करी है। हमारा भी लगातार ये प्रयास रहा है कि इस मुल्क में मुसलमानों का उद्धार तभी हो सकता है जब सबको समान शिक्षा, एक बराबर शिक्षा, एक बराबर रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे। तो आज हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे उन्होंने राज्य सरकारों को ये डायरेक्शंस दी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक पसमानदा समाज से आते हैं, तो पसमानदा का दर्द प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भाजपा के साथ, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मुझे खुल के ये कहने में कोई वो नहीं है कि मुसलमानों का वो तबका जो राजनीतिक रूप से भी पिछड़ गया। आजाद हिंदुस्तान में अब तक 500 सांसद बने हैं, 500 में से 450 के करीब सांसद अशराफ तबके के हैं, जबकि उनकी आबादी केवल 15% है। 85% आबादी समाज का वो तबका है जिसको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। उन पसमानदा मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो तो राजनीतिक हिस्सेदारी, शैक्षणिक हिस्सेदारी की बात हो शैक्षणिक हिस्सेदारी की बात, रोजगारी के हिस्सेदारी की बात हो, उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलने की बात आज शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मिलने मिलेगी। तो सर इसी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पसमानदा जो एक निकाला है बहुत बढ़िया है, लेकिन जो शिक्षा नहीं पा रहे और आज से नहीं कई सदियों से वो शिक्षा क्यों नहीं पाते पूरी, उसकी वजह रहती है कि उनके घर के हालात, के खाने को उनके पास पैसे नहीं है, तो वो पढ़ाई करने जाएंगे तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। तो अभी पसमानदा जो ये निकला है, तो इसमें क्या उनको शिक्षा पूरी फ्री मिलेगी? देखिए मेरी बात सुनिए, ये पसमानदा अभी नहीं निकला है जी। पसमानदा तो शुरुआत हो रही है। देखिए वो शुरुआत क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है उस पसमानदा को मुख्य धारा में लाने की। ये शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पसमानदा तो जो धोबी पसमानदा आज है वो 50 साल पहले भी था। जो कुंजड़ा, बंजारा, राइन, झोझा, नाई, कसाई, तेली, धोबी जो आज इस जात से है, वो उस जात से पिछला आज से 70 साल पहले भी था। असल में उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कभी किया ही नहीं गया। वो प्रयास, मैंने क्या कहा, हमारी जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में ज्यादातर हिस्सेदारी इन्हीं समाज की है। क्यों? ये आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनका राजनीतिक हमेशा उपयोग किया गया है। आज इनको राजनीति में उपयोगी बनाने की कयास आराई की जा रही है
और उम्मीद है जरूर इनको हिस्सेदारी भी मिलेगी। और देखिए, मेरा एक सीधा सीधा मानना है, हमने आज ये मांग करी है, हमारी जो संस्था है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महास, उसने ये मांग करी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी और इन्हीं के तर्ज पे लगभग 5000 इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और स्कूल्स जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम से इस देश में हैं, जहां पर उनको वित्त पोषण भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यानी उनकी आर्थिक फाइनेंशियल मदद भारत सरकार या राज्य सरकार करती है, वहां पर 50% कहीं पर मुस्लिम के नाम पर, कहीं पर माइनॉरिटी के नाम पर, कहीं पर इंटरनल के नाम पर आरक्षण है, लेकिन वहां पर ये पसमानदा तबका 5%, 10% ही रह जाता है। सिर्फ जामिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी है जो 50% माइनॉरिटी कोटे में से 10% ओबीसी को देती है। 10% क्यों देती है? हमारा सवाल ये है, हमारा मानना ये है, हमारी मांग है, हम इस मूवमेंट को बड़ा भी बनाएंगे। हमारी मांग ये है कि ये 10% आप क्यों दे रहे हैं? जब आबादी के हिसाब से हम 85% हैं तो 85% दीजिए ओबीसी मुस्लिम को। बिल्कुल। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 50% इंटरनल कोटा है, वो इंटरनल कोटा मुस्लिम्स को जाता है। वो मुस्लिम्स को क्यों जाता है? उस मुस्लिम्स में 85%, 90% अपर कास्ट के मुस्लिम आ जाते हैं, वहां पर भी ये पसमानदा मुसलमान पीछे रह जाता है। वहां पर क्यों नहीं 50% मुस्लिम का आरक्षण होता ओबीसी मुस्लिम का? वहां पर ये अंसारी, मलिक, सैफी, कुरैशी, गाड़े, गद्दी, जोजे, बंजारे, कुंजड़े, राइन, नट, डोम, मिरासी, इन लोगों को क्यों नहीं एडमिशन मिलता इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में? जब वहां पर एडमिशन के लिए जाएंगे, आप ठीक करें कि हम प्राइवेट एमबीबीएस नहीं कर सकते अफोर्ड, जहां पर 1 करोड़ रुपए सालाना की फीस है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहां 10,000 रुपए की फीस है, वहां तो एक गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है ना। वहां तो सरकार से उसको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है ना, लेकिन आप नहीं पढ़ने दे रहे हैं। उसकी वजह ये रह जाती है ना आतिफ साहब के मेरे घर में मेरे 2 बच्चे और मैं इतनी नहीं कमा पाता कि मेरा घर चल सके, तो वो क्या होता है कि उन दोनों बच्चों को भी काम पे लगा देता है। अब अगर उन दोनों बच्चों को पढ़ाई में लगा देगा तो वो घर रह जाता है उसका चलने से। उसकी सोच ये कहती है। तो अगर या तो वो एक बच्चे को लगाए या दोनों बच्चों को पढ़ाई में लगाए तो उसका घर चलने से रह जाता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि पसमानदा के थ्रू जो ये चलाया जा रहा है और जो ये बहुत अच्छा कदम है ये, तो इसमें कुछ उनके घर के हालात के लिए भी और उनकी पढ़ाई के लिए भी दोनों को एक साथ लेकर सोचा जाए। देखिए, ऐसा है, भारत सरकार जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से स्कॉलरशिप भी देती है। हमारी उसमें भी ये मांग हम करेंगे भारत सरकार से, तो उसमें भी 50% आरक्षण जो है वो मुस्लिम में ओबीसी मुस्लिम के लिए किया जाए। देखिए, बात ये है, मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने आपसे ये कहा, मैं आपके जियान इस चैनल के माध्यम से भी लोगों से ये बात कर रहा हूँ। आज आप भी आधी रोटी खाने को तैयार होंगे अगर आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा का वातावरण मिल जाए। बेशक आपके बच्चे को, हो सकता है आप अपने बच्चे को प्राइवेट इंजीनियरिंग नहीं करा सके, लेकिन आपके बच्चे का अगर जामिया में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो आप अपना पेट काट के जामिया इंजीनियरिंग की फीस दे देंगे, क्योंकि जामिया को ऑलरेडी भारत सरकार वो दे रही है ना, वित्त पोषण कर रही है उसका। जब भारत सरकार जामिया यूनिवर्सिटी में पैसा लगा रही है, तभी तो प्राइवेट इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो उसकी फीस 20 लाख रुपए, जामिया में इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो उसकी फीस 10,000 रुपए। तो भाई ऑटोमेटिकली 19,90,000 की मदद भारत सरकार की आ गई ना। 19,90,000 की मदद तो आ गई ना भारत सरकार की। तो उस 19,90,000 की मदद के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जामिया में 50% आरक्षण पसमानदा मुसलमान का होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण। और जिस दिन ये समाज दबा, कुचला, शोषित, पीड़ित, पसमानदा मुसलमानों का ये तबका जिस दिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो जाएगा, तो मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूं कि ये देश की मुख्य धारा में जिस दिन बराबर चलने लगेगा, उस दिन राजनीतिक हिस्सेदारी छीन लेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमारी इस पे पसमानदा पे बातचीत हुई है। अब मैं अपने लोकल्स एरिया में, ये ओखला विधानसभा के एरिया में आ जाता हूँ। यहाँ के बारे में कुछ 2 सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। हमारे यहाँ से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां, और सांसद हैं यहाँ से गौतम गंभीर साहब। तो गौतम गंभीर साहब ने, जैसे ओखला विधानसभा की ये जनता है यहाँ की, हमेशा उनकी एक ही चीज रहती है कि कभी उन्होंने ओखला में
कोई कदम नहीं उठाया, कोई नया कुछ काम यहाँ पे नहीं किया कभी भी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कोई मैं आपसे बता दूं, जैसे बहुत जगह ऐसी पड़ी हुई है कॉलोनीज के बीच में, जैसे एक हॉस्पिटल छोटा सा बन जाए, या कुछ और पार्किंगे हैं, या कुछ और हैं सरकारी चीजें खुल सकती हैं वहां पर। देखिए, ऐसा है, बात समझ लीजिए, ओखला की आवाम से मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो सांसद के करने योग्य काम हैं उनको लेकर सांसद तक जाना चाहिए। हम जाएंगे नहीं, कुआं जो है उसके पास प्यासे को जाना पड़ेगा, यानी प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा। हाँ, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात और ये है कि जो लोकल मसले होते हैं वो आमतौर से नाली, खड़ंजे, सड़क, बिजली, पानी, इसके मसले होते हैं। ये मसले सीधे सीधे जुड़ते हैं निगम पार्षद से और विधायक से, ठीक है ना। सांसद का काम पॉलिसी मेकिंग होता है, बड़ा काम होता है। इतना आप कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में जाके किसी भी पार्टी का सांसद हो, उसके लिए आप समझ सकते हैं उसके क्या काम है। जी जी, ठीक है जी। असल काम होते हैं निगम पार्षद के और विधायक के। निगम पार्षद के और विधायक के ज्यादातर काम होते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि निगम पार्षद लेवल पे तो फिर भी ओखला में थोड़ी बहुत एक्टिविटी, थोड़ा बहुत काम होते रहते हैं। दिल्ली में जो सरकार है, मैं अगर ये बात कहूंगा तो उसको राजनीतिक रूप देने की लोग कोशिश करेंगे, लेकिन असल में दिल्ली में जो एक सरकार है वो कुछ इस तरीके की सरकार है कि जैसे एक अनाड़ी आदमी को, वो कल तक चला रहा था साइकिल और उसके हाथ में कार का स्टीयरिंग दे दिया। एक्चुअली दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसके जो मुखिया हैं उनको प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दी है जी। इसलिए वो ज्यादा समय अपना गुजरात में, गोवा में, उत्तराखंड में और पंजाब में और जगह लगा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में बारिश आई, एक दिन एक बारी बारिश हुई है अभी दिल्ली में, बिल्कुल पानी जम हो गया। आप ओखला में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं खुल के ही बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर हूं मैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, क्या बारिश शीला दीक्षित की सरकार में नहीं होती थी? बारिश तो सदियों से होती आ रही है सब। कभी आपने पानी भरते हुए देखा? जी। नहीं देखा। मैं यहां पर खड़ा होकर अप्रिशिएट कर रहा हूं शीला दीक्षित की सरकार। आप मुझे बताइए, ओखला में एक दिन आंधी आई थी आज से 2 महीने पहले, मेरे घर के बाहर निकल के जाकर देखिएगा, वो पेड़ अभी तक पड़े हैं, वो पेड़ अभी तक पड़े हैं। क्या पहले नहीं आती थी आंधी? जामिया का रोड है, यहाँ पर पेड़ गिरते थे ना, बिल्कुल गिरते, लेकिन रात को गिरते थे तो सुबह हट जाते थे। 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए। तो असल में दिल्ली में एक वो कहावत है, हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, वहां की एक कहावत है, ओछे को मिला तीतर, बाहर बांधू के भीतर। उसको समझ में नहीं आ रहा केजरीवाल को मैं क्या करूं। भाई, आपको दिल्ली में मानसून सबको पता है ना कब आता है, आपको 3 महीने पहले इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी। दिल्ली में बरसात के टाइम पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए सबको पता है। ऐसे सड़कों की योजना पहले से बननी चाहिए। आप ओखला में इतनी गंदी सड़कें मैंने कभी नहीं देखी। आप बात करते हैं केजरीवाल जी जाके पंजाब में कहते हैं कि दिल्ली के लोगों ने इन्वर्टर खरीदना छोड़ दिया, यहाँ ईद के दिन लाइट नहीं थी साहब, ईद के दिन लाइट नहीं थी। बात क्या है, उनके पास कोई योजना नहीं, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं। वो अचानक से एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, उनके विधायक एक्सीडेंटल एमएलए हैं, उनके विधायक के आपने गौतम गंभीर को कहा कि भाई गौतम गंभीर ने कोई नया स्टेप नहीं उठाया। अमानतुल्लाह खान ने पिछले 6 साल में, 7 साल में क्या कोई नया स्टेप उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया। आपने कभी उनको ओखला के बीच में, लोगों के बीच में घूमते देखा? सिर्फ ओखला के मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए उनको जिताते। जब तक ओखला के मुसलमान ये करते रहेंगे कि बीजेपी को हराने के लिए किसी दूसरे को जिताएंगे, तब तक ओखला की हालत बद से बदतर होती रहेगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, मैं विधायक जी से भी कहूंगा कि विधायक जी के ओखला के मामले में आप इनकी सड़कों का एक बार कंपैरिजन करिए। परवेज हाशमी, आसिफ मोहम्मद खान, 2 लोग यहां से एमएलए रहे हैं, उनके कार्यकाल से और अपने कार्यकाल से इसका कंपैरिजन करिए आप। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, ऐसा काम बीजेपी का एमएलए होता उससे बढ़िया काम करता, लेकिन आज कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास
बीजेपी का एमएलए नहीं है ओखला विधानसभा में। 5 बार एमएलए चुने गए तो 3-4 बार परवेज हाशमी कांग्रेस से, 1-2 बार आसिफ मोहम्मद खान और 1-2 बार दूसरी बार ये हम। तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए यही है, ठीक है ना। तो जब कंपैरिजन करने के लिए यही है तो कंपैरिजन कर लीजिए। ओखला की हालत आज से 20 साल पहले आज से बेहतर थी जो अब कर रखी है। ओखला की सड़कों की हालत, ओखला के बिजली का निजाम, ओखला के ट्रैफिक का निजाम, हर हालत गंदा कर रखा है इन्होंने। इनके पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ ये मुसलमानों को जज्बाती करते हैं, मुसलमानों को बहकाते हैं, बीजेपी का डंडा दिखलाते हैं और अपना झंडा थमाते हैं। इस बात को तो ज़िया न्यूज की तरफ से हम भी कहेंगे कि मुस्लिम के 2 ही त्योहार होते हैं सबसे बड़े। एक ईद होती है जिसको मीठी ईद कहा जाता है और एक ये बकरा ईद होती है जिस ईद उल अज़हा जिसको बकरा ईद कहा जाता है। लेकिन उसी दोनों त्योहार पे और अगर बारिश का सीजन चल रहा हो और सारी गलियां तोड़वा दी जाए और तो वो पानी भरा हुआ हो तो वहां फिर वो नहीं चल पाता। मैं आपके जियान चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, ओखला के विधायक को, कि आप जाइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बकरीद निमट गई है। अगर आपको कहीं पर भी पेटा कलेजी कोई रोड पर खड़ी हुई पड़ी हुई चीज बदबू आ जाए किसी भी मुस्लिम इलाके में तो आप हमें बता दीजिएगा। ओखला में घूम लीजिए आप, बटला हाउस, जाकिर नगर, आपको रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। सर 1 मिनट, हमारे यहाँ वार्ड नंबर 100S से एक दानिश काउंसलर जो जाहिर सी बात है 2 महीने एक्स हो चुके हैं। वाजिद जितने भी काउंसलर हैं दिल्ली के सब एक्स हो गए। लेकिन अभी हमने एंट्री करी है गफार मंजिल के अंदर तो स्मेल काफी आ रही है। लेकिन बटला हाउस के अंदर एक शख्सियत है अभी भी जिसको अभी शर्म बाकी है, दानिश, शोएब दानिश। दिन रात लग के सारे पेठे और सारी गलियां सब साफ है इन चीजों से। तो वहां इस तरह के नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो यहाँ के काउंसलर साहब इस चीज को नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार या आपके यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि या विधायक द्वारा क्या कोई स्टेप लिया गया? क्या कोई प्री प्लानिंग हुई? क्या ओखला के किसी थाने के एसएचओ के साथ बैठ के उनकी मीटिंग हुई? क्या एमसीडी के कर्मचारियों के साथ बैठकर कोई योजना बनाई उन्होंने? क्या उन्होंने ओखला में अमन चैन बना रहे इसके लिए कोई पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई? कुछ करा? नहीं करा। काहे के विधायक हैं आप? केवल अपने लोगों द्वारा यहाँ के प्लॉटों पर कब्जा कराने के लिए विधायक बने क्या? खैर, मैं इन ज्यादा बातों में नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि जो एक्सीडेंटल विधायक हैं, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, इनको चुनना छोड़ दीजिए। जनता अगर अपना विकास चाहती है, इलाके का विकास चाहती है तो नेशनल पॉलिटिक्स के जो लोग हैं उनको आप ज्यादा सत्ता दीजिए उनके हाथ में, चाहे कोई सी भी पार्टी के हो। उनको जितना आप आगे बढ़ाएंगे आपके काम उतने ज्यादा। चलिए सर, चलते चलते मैं ओखला की जनता के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे तो? मैंने चलते चलते दे दिया ना कि एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर चुनने की जरूरत नहीं है आपको, एक्सीडेंटल विधायक चुनने की जरूरत नहीं है, एक्सीडेंटल निगम पार्षद चुनने की जरूरत नहीं है। नेशनल पार्टी की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टीज को मौका दीजिए, तभी आपके इलाके में विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं, अभी हमारी बात चल रही है आतिफ रशीद साहब जो भाजपा सरकार से हैं और हमारी पसमानदा पे भी अभी बात हुई है। और जो पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर जो दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर उभर कर आए और शिक्षा में आगे से आगे जाएं, हर किसी को मौका मिले। और साफ सफाई को लेकर भी बात हुई है। हर तरह से हमारी यहाँ बातचीत हुई। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली, जामिया नगर।